नमस्कार, स्वागत है आपका फिवाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन जो शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और शिक्षण विधियों में अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन भाषा शिक्षण पढ़ रहे थे। और भाषा शिक्षण में भी अपन क्या पढ़ रहे थे? कुछ प्रमुख आधारभूत तथ्यों का अध्ययन अपन यहाँ पर कर रहे थे, या फिर मैं यूं कह सकती हूँ कि अपन जो विशेष तथ्य है या विशिष्ट तथ्य है उनका अध्ययन इस क्लास में कर रहे थे, ताकि जब अपन शिक्षण विधियां शुरू करें तो किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं आए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो उसके लिए अपन पढ़ रहे थे। और यहाँ पर अपन जो पढ़ने जा रहे थे या अपन पिछली क्लास में जो चीज पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भाषा शिक्षण के उद्देश्य पढ़ रहे थे। और उद्देश्यों में मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः जो उद्देश्य होते हैं उनमें एक तो जो पहला उद्देश्य देखा था अपनों ने वो देखा था संज्ञानात्मक उद्देश्य। उसके बाद अपनों ने देखा था क्रियात्मक उद्देश्य। और उसके बाद अगला देखा था अपनों ने भावात्मक उद्देश्य। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः तीन ही प्रकार के उद्देश्य स्वीकृत थे, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 4 कर दी गई है। और जो चौथा है वो कौन सा है? स्वास्थ्य का उद्देश्य, या फिर यूं कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्य। ये 4 उद्देश्य प्रमुखतया माने जाते हैं। इनको अपन 4H के नाम से भी पढ़ सकते हैं। 4H का मतलब यानी जो ज्ञान होता है, संज्ञान होता है, वो हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है, हमारे सिर से संबंधित होता है। तो इसको हेड के नाम से भी संबोधित कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। और यदि अपन क्रियाशीलता देखें तो सामान्यतः अपन हाथों से कार्य करते हैं, तो इनके लिए हैंड शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये हेड हो गया, ये हैंड हो गया। और यदि भावात्मकता देखें तो सामान्यतः हमारी जो भावुकता होती है वो किससे संबंधित होती है? हृदय से संबंधित होती है। तो यहाँ पर इसको क्या कह दिया जाता है? हार्ट कह दिया जाता है। और स्वास्थ्य को अपन क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें तो H हेड, H हैंड, H हार्ट, H हेल्थ, इन चारों को अपन 4H के नाम से भी पढ़ सकते हैं। ये क्या है? भाषा शिक्षण के उद्देश्य। कल अपन इनको पढ़ना शुरू कर रहे थे, इनको समझना शुरू कर रहे थे, तो यहाँ पर अब अपन इनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले यदि अपन संज्ञानात्मक देखें तो इसके बारे में कल अपनों ने थोड़ा सा देखा भी था कि सामान्यतः तथ्यों का ज्ञान करवाना ही क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक उद्देश्य कहलाता है। अर्थात सीधा का सीधा आपने यूं कहा कि आपके देश का नाम क्या है? भारत। आपके राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो। आपका नाम क्या है? तो इस प्रकार से यदि आप बालक को इस प्रकार से चीजें याद करवाते हो, जैसे मतलब छोटा बच्चा होता है तो उसको याद करवाया जाता है कि आपकी मम्मा का नाम क्या है, आपके दादा का नाम क्या है, आपकी दादी का नाम क्या है। ये चीज तो किस में होगी? संज्ञानात्मक में होगी। यानी सीधा का सीधा ज्ञान जिनके लिए बालक को रट्टा लगाना पड़े। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें किस में जाती है? संज्ञानात्मक में। अब क्रियाशीलता में सामान्यतः बच्चे की एक्टिविटीज जाती हैं कि सामान्यतः जो व्यवहार करता है बालक वो किस में जाती है? इसमें जाती है। अब मान लीजिए इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपने बालक को रट्टा लगवा दिया कि देखो आप राजस्थान में रहने वाले हो, और राजस्थान में मान लीजिए कि आपने बता दिया कि 33 जिले हैं। अब बच्चे को रटवा दिया। अब बालक है, छोटा है, और वो जैसे ही एग्जाम में गया तो एग्जाम देने गया तो वहां पर इस प्रकार से प्रश्न आ गया कि राजस्थान के कुल कितने जिले हैं। वहां पर उसने इस ज्ञान को व्यवहार में ले लिया, अर्थात इसका प्रयोग कर दिया। तो यहाँ पर मैं यूं कह सकती हूं कि जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है
उसको प्रयोग में लाना ही व्यवहार कहलाता है, प्रयोग में लाना। और जैसे ही आप प्रयोग में लाते हैं वहीं पर आपका क्रियात्मक उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है। और यदि आपने ज्ञान तो ले लिया परंतु आपने कहीं प्रयोग भी नहीं किया तो वो फिर यहाँ तक ही सीमित हो जाएगा और हो सकता है समय के साथ साथ ये भी लुप्त हो जाए, आप भूल जाते हैं। तो इसलिए प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लाना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि एक बालिका है, एक लड़की है, उसने घर पे खाना बनाना सीखा, या फिर मान लीजिए आजकल YouTube बड़ी हेल्प कर रहा है, YouTube पे उसने बर्फी बनाना देखी, अब उसने देख ली, आज उसे यूं लग रहा है कि वो बर्फी बना भी लेगी, परंतु उसने कभी भी प्रयोग नहीं किया, उसका कभी भी प्रयोग नहीं किया, तो उसको वो चीज बनानी कभी नहीं आएगी। हाँ, यदि वो उसको व्यवहार में ले आएगी, उससे संबंधित प्रयोग कर लेगी, तब उसे उससे संबंधित कमियों का भी पता चलेगा, अच्छी बात का भी पता चलेगा, तब वो हो सकता है उससे भी अच्छी बर्फी बनाने लग जाए अगर 2-4 बार इसको प्रयोग में लाए तो। क्योंकि पहली बार हो सकता है 1-2 कमी रह जाए तो उसको अगली बार जब वो बनाएगी तब वो सुधार करेगी। तो इस प्रकार से है, वो तथ्यों का ज्ञान ही आवश्यक नहीं है, तथ्यों का ज्ञान तभी सफल माना जाता है जब उनको व्यवहार में प्रयोग किया जाए। और व्यवहार में प्रयोग में लाना ही या फिर बालक के द्वारा विभिन्न प्रकार का व्यवहार करना ही क्या कहलाता है, क्रियात्मकता। अब इसको अपन किस प्रकार से समझाते हैं, जैसे इस प्रकार को अपनों ने रट्टा लगवा दिया तो इसको अपन बालक को सिखाते हैं। बालक को कैसे सिखाते हैं, बालक को सामान्यतः अब जैसे एक बालक है, हाँ यही प्रश्न ले लिया अपनों ने, यहाँ पर ये बालक उत्तर करके नहीं आया तो घर पे आते ही आपने समझाया कि देखो बेटा आपको बताया था ना राजस्थान के कितने जिले हैं, हाँ 33, तो 33 में इसमें कौन सा ऑप्शन है, या फिर ऑप्शन नहीं है तो भी, तो यहाँ पर कितने लिखने चाहिए थे, 33 लिखने चाहिए थे। तो यहाँ पर वह सीख जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो सिर्फ याद करवाया जाता है, यहाँ पर बच्चे को समझाकर सिखाया जाता है। उसके बाद अपन आते हैं भावात्मकता पर। तो यहाँ पर मैं समझती हूँ कि संज्ञानात्मक उद्देश्य आपके क्लियर हो गए होंगे, क्रियात्मक उद्देश्य आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि यदि आपने बीएड अच्छे से किया है तो आपने इससे संबंधित उद्देश्य बनाए होंगे लेसन प्लान में। तो लेसन प्लान में जो अपन उद्देश्य बनाते हैं वो ही क्या होते हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्ञानात्मक में अपन सिर्फ और सिर्फ यूं करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपने है वो महाराणा प्रताप का प्रश्न पेपर बनाया है, लेसन बनाया है, ठीक है। अब प्रताप का लेसन बनाया है तो आप सिर्फ और सिर्फ यूं कहेंगे कि वो प्रताप के जन्म के बारे में जान सकेंगे, जन्म कब हुआ जान सकेंगे, जन्म स्थान के बारे में जान सकेंगे, इस प्रकार से। और इसमें क्या होगा, इसमें आप इस प्रकार से लिखेंगे कि बालक महाराणा प्रताप का चित्र बना सकेंगे, बालक महाराणा प्रताप की जन्म भूमि से संबंधित विचार प्रकट कर सकेंगे। इस प्रकार से क्रिएटिविटी से संबंधित चीजें इसमें आ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ अब आपको ये दोनों के दोनों उद्देश्य बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपन बात करते हैं भावात्मक की। तो देखिए सामान्यतः मनोविज्ञान यूं कहता है कि भावात्मकता बच्चे में उम्र के साथ साथ आती है। हालांकि कुछ हद तक तो अपन विकसित, माता पिता का भी योगदान रहता है, समाज का भी योगदान रहता है, वंशानुक्रम का भी योगदान रहता है, परंतु आपको मैं बता देती हूँ कि सामान्यतः छोटा बालक होता है ना तो उसमें भावात्मकता नहीं होती, उसमें विभिन्न भाव नहीं होते। हाँ ये है कि क्रोध हो सकता है, तो भाव का मतलब तो सकारात्मक व नकारात्मक दोनों चीजें होती है। यहाँ पर बालक में जो बहुत ही कम भाव विकसित होते हैं, परंतु धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें अनेक भावों का विकास हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर अपन रट्टा लगवा सकते हैं, बैठकर समझा सकते हैं। इसके लिए हमें वातावरण ऐसा निर्मित करना चाहिए कि बालक है वो सामान्यतः किसी के दुख को, किसी के सुख को, इन चीजों को समझ सके। उनसे ऐसे नहीं हो कि एक व्यक्ति है वो रो रहा है, उसको देखकर बालक आगे चला गया, नहीं। तो इसलिए उसमें इस प्रकार की भावात्मकता का विकास करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और इसमें भी आप उद्देश्यों में इसी प्रकार से लिखेंगे कि बालक है वो महाराणा प्रताप की जन्मभूमि के प्रति सम्मान प्रकट कर सकेंगे,
महाराणा प्रताप की वीरता व उनके देशभक्तिपूर्ण भाव को अपना सकेंगे। तो इस प्रकार से भावात्मकता से संबंधित सारी की सारी बातें किसमें जाती है, भावात्मक उद्देश्य में जाती है। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो भाषा शिक्षण है, हम भाषा को सिखाते हैं तो उसमें भी हम भावात्मकता से संबंधित लेसन रखते हैं। सामान्यतः जो गद्य व पद्य से संबंधित जो लिखा जाता है, या फिर मैं यूं कहूं कि भाषा से संबंधित जो भी विषय, अब अपन देखते हैं कि 10th क्लास तक भाषा से संबंधित 2 विषय अपने को पढ़ना पड़ता है, 2 लैंग्वेज अपने को पढ़नी पड़ती है। कोई भी अपन ले सकते हैं, यदि पंजाबी एरिया तो पंजाबी ले लेते हैं, संस्कृत होती है, यानी संस्कृत उर्दू पंजाबी में से कोई भी ले लेते हैं, एक हिंदी हो जाती है। तो भाषा बच्चे को क्यों पढ़ाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ भावात्मकता के विकास से। भाषागत जो विषय है उसमें कहानियां रहती है, निबंध रहते हैं, पद्य भी रहते हैं, तो उसमें भी बहुत ही सुंदर सुंदर भाव रहते हैं, प्रेम के भाव रहते हैं, श्रृंगार के भाव रहते हैं, क्रोध के, वीरता के, इस प्रकार से विभिन्न भाव दिए जाते हैं ताकि बालक में भी इनका विकास हो सके। ठीक है, तो भाषा शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य भावात्मकता भी हो जाता है। उसके बाद यदि अपन स्वास्थ्य संबंधी बताएं तो यदि प्रत्यक्षतः देखा जाए तो वर्तमान में स्वास्थ्य शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में क्या, ये पहले से भी हो रहा है, पीटीआई जो टीचर होते हैं वो सभी के सभी किससे संबंधित होते हैं, स्वास्थ्य संबंधी विकास बालक में करते हैं। इसमें यहाँ पर मैं ये भी बता देती हूँ कि ये जो स्वास्थ्य संबंधी जो शिक्षक होते हैं वो बालक को डेली ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग देते हैं, डेली कुछ न कुछ खेल करवाते हैं। साथ साथ ये साल में यूं होता है कि वीकली गेम रखे जाते हैं, यानी एक हफ्ते के लिए स्कूल में खेलों का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार से भी गतिविधियां आयोजित की जाती है। और वर्तमान की दृष्टि से यदि देखें तो योग को प्रत्येक विद्यालय में सुबह सुबह लागू किया गया है, अर्थात सुबह सुबह बच्चों को योग करवाया जाता है ताकि वो इस स्वास्थ्य की दृष्टि से सही रहे। ठीक है, तो यहाँ पर अपनों ने भाषा के शिक्षण संबंधी उद्देश्यों की बात की है। उसके बाद ये अपन देख ही चुके हैं लगभग तो पिछली क्लास में। अब अपन चलते हैं आगे उन्हीं आधारभूत तथ्यों में, उन्हीं विशेष तथ्यों में या विशिष्ट तथ्यों में। आगे क्या है देखिए, आगे अगला जो तत्व है वो ये है कि भाषा शिक्षण सामग्री। अब भाषा शिक्षण सामग्री है वो कितने प्रकार की होती है, तो वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो देखिए, एक तो अपन कह सकते हैं कि श्रव्य सामग्री, ठीक है, एक अपन कह सकते हैं दृश्य, और एक अपन कह सकते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री। हालांकि इसको भी अपन आगे जाके विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि श्रव्य का शाब्दिक अर्थ होता है सुनना, अर्थात सुनने से संबंधित। जहां पर बालक सिर्फ और सिर्फ सुनकर अर्थ ग्रहण कर रहा है, तो वहां पर उसके पास कौन सी सामग्री है, श्रव्य शिक्षण सामग्री है। अब श्रव्य क्या होती है, श्रव्य सामान्यतः यूं भी हो सकता है कि एक अध्यापक है वो पढ़कर सुना रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो टेप रिकॉर्डर होते हैं, टेप रिकॉर्डर, वो सामग्रियां किस में जाती है, श्रव्य सामग्री में जाती है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ सुनकर। इसे अपन यूं भी कह सकते हैं कि ऑडियो जो सामग्री है वो सारी की सारी किस में जाती है, श्रव्य सामग्री में जाती है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती है ये अपन बाद में देख लेंगे, क्योंकि इनको भी विस्तृत रूप से पढ़ना है। उसके बाद अपन बात करते हैं दृश्य की। तो दृश्य सामग्री में बालक है वो देखकर अर्थ ग्रहण करता है। कैसे? देखकर अर्थ ग्रहण करता है, यानी सामान्यतः बालक है वो देखकर सीखता है। अब अपन देखते हैं कि यदि अब वर्तमान में जब कोरोना काल आया है तब तो इसका भी, इन दोनों का है वो महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। जैसे मोबाइल है तो, या नहीं, मोबाइल को तो इसमें नहीं लेंगे, अपन लेंगे पुस्तक को।
क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ देखना है। ठीक है, मोबाइल में देखने के साथ अपन सुन भी सकते हैं, तो वो इसमें चला जाएगा। तो यदि पुस्तक के माध्यम से बालक स्वयं पढ़कर अर्थ ग्रहण कर रहा है, तो वहां पर कौन सा माना जाएगा? पुस्तक ले लो, चाहे अखबार ले लो, अखबार से बालक को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है, तो उनसे भी वो सीखता है। तो ये सारे के सारे किस में जाएंगे? दृश्य सामग्री में जाएंगे। और यहाँ पर मैं यूं भी कह सकती हूँ कि जो विजुअल सामग्री होती है वो सारी की सारी दृश्य सामग्री मानी जाती है। उसके बाद यदि अपन बात करें दृश्य श्रव्य की, तो यहाँ पर बालक है वो देखने के साथ साथ देखकर व सुनकर है वो अर्थ ग्रहण करता है। अब इसमें देख भी सकता है बालक और सुन भी सकता है, जैसे चलचित्र हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, तो वो सारे के सारे किस में जाएंगे? इसी में जाएंगे। और वर्तमान दृष्टि से मैं सबसे अच्छा जो दृश्य श्रव्य सामग्री से संबंधित उपकरण देखें तो मोबाइल ही बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मोबाइल ने इतनी सहायता की है कोरोना काल में कि लगभग जो विद्यार्थी है वो सब के सब मोबाइल का सहारा लेकर अपना पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं। तो वो दृश्य भी है और श्रव्य सामग्री भी है। इसे अपन ऑडियो विजुअल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे अगले टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि अपनों ने विभिन्न चीजें पढ़ी, शिक्षण के चर पढ़ लिए, उद्देश्य पढ़ लिए, इसके साथ साथ अपनों ने जो शिक्षण के प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, ये सारी की सारी जो बेसिक चीजें थी, बेसिक बातें थी, वो सारी की सारी अपनों ने पढ़ ली है। उसके बाद अपन बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और क्लियर करवा देती हूँ कि अभी अपनों ने शिक्षण के उद्देश्य पढ़े, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या होता है और लक्ष्य क्या होता है। सामान्यतः इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है। इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? इससे संबंधित ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्न में से उद्देश्य है, निम्न में से लक्ष्य है, तो इसमें कौन कौन सी जो है वो विशेषता हो सकती है। तो उद्देश्य और लक्ष्य में सिर्फ और सिर्फ मैं अंतर बताऊंगी, परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सभी को पता है। उद्देश्य क्या होते हैं? संकीर्ण होते हैं, इनका क्षेत्र है वो सीमित होता है, मैं यूं भी कह सकती हूं सीमित। जबकि लक्ष्य क्या होता है? व्यापक होता है। ठीक है, यहां पर उद्देश्य परिवर्तनीय होते हैं, परिवर्तनीय यानी ये बदलते रहते हैं, जबकि लक्ष्य अपरिवर्तनीय रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपका लक्ष्य है रीट, ठीक है, अब रीट जो लक्ष्य है इसके लिए आपने एक पुस्तक का चयन करके और वो अपना उद्देश्य बना लिया कि मैं इस पुस्तक को पूरा करूंगा। इसी दौरान बीच में आपको इससे संबंधित कोई पुस्तक मिली जो आपको इससे अच्छी लगी, तो आपने उसको बदल दिया और आपने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दिया कि हाँ ये सबसे अच्छी पुस्तक है, मुझे अच्छे से समझ में भी आ रही है। उसी प्रकार से यदि अपन लें तो आजकल जो लगभग अभ्यर्थी है वो किसी ऐप को लेकर मतलब कोर्स खरीद लेते हैं, उसके बाद उस पे क्लासेस ले रहे हैं मोबाइल पर। तो उसमें भी यदि आप देखें तो कभी कभार यूं होता है कि बालक है वो ऐप खरीद तो लेते हैं परंतु बाद में वहां पर समझ में नहीं आता। सामान्यतः जो चीजें हैं वो ये होता नहीं है कि जो दिखता हो वो वैसा ही मिले। तो इस प्रकार से है वो, मान लीजिए कि आपने एक ऐप खरीद लिया, अब वहां पर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एक दिन आपने YouTube खोला और वहां पर आपने उसी विषय से संबंधित कोई और क्लास देख ली जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी और इससे भी अच्छी लग रही थी, आपने इसको छोड़ा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको छोड़ दिया और वहां पर आपने क्लास लेना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से ये परिवर्तित हो सकते हैं, जबकि ये परिवर्तित नहीं होगा कब तक? 26 सितंबर तक। 26 सितंबर तक, इसके अलावा आप किसी और की तरफ नहीं देखेंगे। ठीक है, हाँ। उसके बाद यदि अपन बात करें कि ये जो सीमित होता है ये व्यापक होता है, हाँ, यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं कि ये विशिष्ट होते हैं,
विशिष्ट होते हैं, जबकि ये सामान्य होता है। ये सामान्य क्यों होता है? क्योंकि ये नियम के अनुसार चलता है, ये सामान्यतः एक मान लिया जाता है। अब ये रीट है तो रीट तो सामान्य हो गया, ठीक है, सामान्यतः वो रीट की का कर रहा है। उसके बाद उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन कौन सी विशिष्ट पुस्तकों का चयन करता है, कौन कौन सा विशिष्ट टाइम टेबल बनाता है अपने पढ़ने के लिए, कौन कौन से पाठ्यक्रम का चुनाव करता है कि इसमें मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, इसमें मुझे ध्यान नहीं देना है। तो इस प्रकार से इस लक्ष्य के लिए, ये तो हो गया सामान्य बात, यानी ये तो रीट है, बस रीट तक ही सीमित है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, जबकि इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो इस प्रकार से लक्ष्य व उद्देश्य में इस प्रकार से अंतर होता है। मैं ये कह सकती हूँ सीधे शब्दों में कि विभिन्न उद्देश्यों से होते हुए और एक बालक लक्ष्य तक पहुंचता है, ठीक है, विभिन्न उद्देश्यों से होता हुआ बालक एक लक्ष्य तक पहुंचता है। यदि फिर भी जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में आप देख सकते हैं। हाँ, तो उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे अपनों ने यहाँ पर भाषा शिक्षण से संबंधित है वो जो भी आधारभूत बातें थी वो अपने ने देख ली। अब अपन बात करते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। यहां पर अपन क्या देखेंगे? अपन भाषा शिक्षण से संबंधित सिद्धांतों को देखेंगे। देखिए, वे चीजें जो भाषा को सीखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, वे ही क्या बन जाती है? उसकी सिद्धांत बन जाती है, उसके सिद्धांत बन जाती है, ठीक है। यानी भाषा को सीखने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, वो ही उसके सिद्धांत के रूप में बन जाती है। या फिर ऐसा होता है कि किसी भी टॉपिक से संबंधित विभिन्न विद्वान अपने विचार दे देते हैं, तो वो भी क्या बन जाते हैं? उससे संबंधित विभिन्न सिद्धांत बन जाते हैं। तो इसलिए हमें ये जो सिद्धांत होते हैं ये पढ़ने अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी की सारी विशेषता उन्हीं सिद्धांतों से निकलकर आती है। तो हम यहाँ पर भाषा शिक्षण के सिद्धांत देखेंगे, और भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में अपन सबसे पहले जो चीज देखेंगे वो देखेंगे क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए, यहां पर यदि मैं भाषा शिक्षण को छोड़ भी दूं तो भी क्रियाशीलता एक ऐसा सिद्धांत है जो हर एक पक्ष के लिए आवश्यक है। यदि आप क्रियाशील नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको हर एक चीज सीखने के लिए आपको क्रियाशील रहना जरूरी है। यदि आप निष्क्रिय हो गए तो वहीं पर आपका विकास बंद हो गया, आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे, आपके लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण या सबसे जो आवश्यक है वो आपकी क्रियाशीलता है। यहाँ पर यदि अपन ज्ञानात्मक उद्देश्य के बाद की क्रियाशीलता को देखें तो भी मैं बता देती हूं कि ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा यदि आपने उससे संबंधित प्रयोग नहीं किया या आपने उससे संबंधित व्यवहार नहीं किया। तो इसलिए क्रियाशीलता का सिद्धांत अत्यंत आवश्यक है। ये क्या होता है? व्यक्ति की क्रियात्मकता ही होती है, क्रियात्मकता ही होती है। अब मान लीजिए कि एक अध्यापक क्लास में पढ़ा रहा है। अब क्लास में पढ़ा रहा है और उस क्लास में बच्चे जो बैठे बच्चे जो है, इस क्लास में बैठे हुए बच्चे वो क्या कर रहे हैं? पीछे धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। अब यदि पीछे वो बात कर रहे हैं और वो इस शिक्षण के प्रति क्रियाशील नहीं है तो यहां पर शिक्षण असफल माना जाएगा। यानी सामान्यतः क्रियात्मकता तो होती है कि अपन एक्टिव हैं। अब एक्टिव तो बच्चा यहां भी है, बात तो कर ही रहा है, परंतु वो किसके प्रति एक्टिव नहीं है, किसके प्रति क्रियाशील नहीं है? उस अध्यापक के प्रति, अपने विषय के प्रति, अपने टॉपिक के प्रति क्रियाशील नहीं है, तो वह उचित परिणाम नहीं दे पाएगा।
ये ही क्या कहलाती है, क्रियाशीलता कहलाती है। सामान्यतः मान लीजिए कि एक बालक है, वो है तो प्रतिभाशाली है, यानी उसका आईक्यू लेवल तो बहुत अच्छा है, परंतु उसकी पुस्तकों में रुचि नहीं है। कभी ट्रैक्टर बनाता है, कभी गाड़ी बनाता है, कभी मतलब घर पे छोटे छोटे ट्रैक्टर गाड़ी, कभी कुछ बना रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो वहां पर वो पुस्तकों के प्रति क्रियाशील नहीं है, और पुस्तकों के प्रति क्रियाशील नहीं है, मान लीजिए कि वो एग्जाम में फेल हो जाता है, तो समाज उसे क्या घोषित कर देगा कि वो मंदबुद्धि है, यानी उसकी क्रियाशीलता दिखाई नहीं दे रही। तो इस सिद्धांत के लिए आवश्यक ये भी है कि बच्चा क्रियाशील होना चाहिए और उसकी क्रियाशीलता दिखाई भी देनी चाहिए। यदि क्रियाशीलता दिखाई दे रही है बालक की, किसमें, समाज की मान्यता में, यानी समाज जिस चीज की उम्मीद कर रहा है उसमें यदि बालक की क्रियाशीलता दिखाई दे रही है, तब तो वह बालक है, वो प्रतिभाशाली है, अच्छा माना जाएगा, वो क्रियाशील माना जाएगा। परंतु यदि बालक उस विषय के प्रति, अब यहाँ पर बालक बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रहा है, प्रतिभाशाली है, परंतु उस समय समाज क्या उम्मीद कर रहा है कि वो 8वीं क्लास को पास करे, वो भी अच्छे नंबरों से। अब यहाँ पर यदि कोई बच्चा सामान्य बालक भी है या मान ले कि औसत से कम बुद्धि वाला भी है, उसने भी रट्टा लगा के उसने यदि 90% कर लिए, तो समाज उसे तो प्रतिभाशाली मान लेगा और इस प्रतिभाशाली को वो कमजोर मंदबुद्धि मान लेगा। तो इसलिए क्रियाशीलता में है वो कई चीजें मायने रखती है। क्या मायने रखती है कि बालक एक्टिव होना चाहिए, परंतु किसके प्रति होना चाहिए, उसी विषय के प्रति जो विषय आप करवा रहे हैं, जो विषय आप समझा रहे हैं। अब देखिए कि मैंने अभी आपको बताया कि बालक प्रतिभाशाली है, परंतु उसकी पुस्तकों में रुचि नहीं है, तो वो उसके प्रति कैसे क्रियाशील रह पाएगा, कैसे क्रियात्मकता व्यक्त कर पाएगा। तो उसके लिए भाषा शिक्षण का ही एक अगला और सिद्धांत आ जाता है, और वो कौन सा सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत। यानी बालक की उस विषय में रुचि होनी चाहिए, तभी वो अपनी क्रियाशीलता प्रदर्शित कर पाएगा। यदि रुचि नहीं है तो वो उसमें निष्क्रिय हो जाएगा। तो जिस बालक की रुचि ट्रैक्टर चलाने में है, तो वो पुस्तकों में किस प्रकार से मन लगा पाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, देखिए यदि बहुत छोटा बालक है, बहुत छोटा यानी 5वीं 6वीं का बालक है, तो उसमें रुचि का विकास किया जा सकता है आसानी से। कैसे, अपने पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाकर, और हम क्या कर सकते हैं, इसको और अधिक रुचिकर बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, हम अनेक प्रकार की चीजों की सहायता ले सकते हैं। हम हमारे शिक्षण को भी, अगर हमारा व्याख्यान विधि है ना, तो उसको भी अपन प्रभावित बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अपन विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं, अपन विभिन्न प्रकार के लोगों के नाम बताकर, उनसे संबंधित कहानियां सुनाकर, और बच्चे को उसकी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और जैसे ही बच्चा उसकी तरफ आकर्षित हुआ, बच्चा उस विषय में रुचि लेने लग जाएगा, और जैसे ही बच्चा उस विषय में रुचि लेने लग जाएगा, तो वो भी उस विषय में अच्छा हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहला सिद्धांत तो अपनों ने क्या देखा है, अपन यहाँ पर शिक्षण के विभिन्न सिद्धांत पढ़ रहे हैं, और उसमें पहला सिद्धांत अपनों ने क्रियाशीलता का, कि बालक है वो किसी भी चीज को सीखने के लिए क्रियाशील होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब क्रियाशीलता के लिए जरूरी नहीं है कि एक बालक मैथ में अच्छा हो, वो हिंदी में भी अच्छा हो, और जो हिंदी में अच्छा हो वो मैथ में अच्छा हो, ये आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें उसके अंदर रुचि का विकास करना है। हाँ, यदि बालक की विषय के प्रति रुचि है, तो वो उसमें अवश्य आगे चला जाएगा। तो इसलिए ये रुचि का सिद्धांत है, ये भाषा शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्धांत है। और वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है वो इसी आधार पर चल रही है कि शिक्षण को रुचिकर बनाओ, ज्यादा से ज्यादा, चाहे खेल खेल में सिखाओ, चाहे किसी प्रकार से सिखाओ, परंतु आपका शिक्षण है वो रुचिकर
होना चाहिए। तो यहाँ पर आज की क्लास में अपनों ने कुछ तो आधारभूत बातें देखी। उसके बाद आज की क्लास में अपनों ने शुरू किया है भाषा शिक्षण से संबंधित सिद्धांत, और सिद्धांतों में पहला अपनों ने क्रियाशीलता का सिद्धांत देखा, उसके बाद दूसरा अपनों ने देखा रुचि का सिद्धांत। सिद्धांत और भी है परंतु पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।